Hello everyone, welcome to the structural analysis course. This is the lecture 8th and in this video we will discuss a new chapter analysis of continuous beam. So आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि continuous beam को हम लोग कैसे stiffness matrix फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का एक और नाम होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसके बाकी नाम्स के बारे में. तो इस मेथड की मदद से हम लोग किसी भी कॉन्टिन्यूस बीम को सॉल्व कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं. तो देखिए, किसी भी कॉन्टिन्यूस बीम को सॉल्व करने के लिए आपको ये वर्किंग रूल पहले पढ़ना पड़ेगा. इन वर्किंग रूल यानी कि इन स्टेप्स के बेसिस पे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो धीरे धीरे इन स्टेप्स को पढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना. तो इसके लिए आपको बताइए टेबल आपको लर्न करना है, लेकिन इस चीज़ में आपको खास ध्यान रखना है कि फिक्स सपोर्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, मैं बता चुका हूँ. हिंज सपोर्ट के लिए 1 होता है, लेकिन रोलर के लिए मैंने आपको वहाँ पे 2 बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 लिखा है. देखिए वो क्यों. आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूस बीम की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूस बीम में सिर्फ हमारी कौन सी लोडिंग आएगी, वर्टिकल. तो वर्टिकल लोडिंग आएगी, तो यानी कि अगर यहाँ पे हम रोलर सपोर्ट देते हैं तो यहाँ पे ठीक है, तो लोडिंग आने के कारण हम बोलेंगे इस रोलर सपोर्ट के ऊपर 2 तरह का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस भी कर सकता है और घूम भी सकता है, लेकिन इस बीम पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता. इसीलिए सिर्फ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कंसिडर करते हैं वो सिर्फ रोटेशन में कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल ही नहीं करते. तो ये कॉन्टिन्यूस बीम में आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम रोलर सपोर्ट की निकालेंगे तो हमेशा कितनी कंसिडर करेंगे, 1, क्योंकि हमें पता है कॉन्टिन्यूस बीम में हॉरिजॉन्टल लोडिंग कभी आएगा ही नहीं. ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है. सेकंड, जैसे ही आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर लें, उसके बाद आपको रिडंडेंट्स चूज करने हैं, उनको कोऑर्डिनेट असाइन करना है. सीखेंगे क्वेश्चन में कैसे करते हैं. इसके बाद आप लोगों को जॉइंट्स को लॉक करना है और फिक्स्ड मूवमेंट्स निकालने हैं. इसके बाद आपको पी डैश फोर्सेज निकालनी है. देखिए, ये बोलने में तो पी डैश फोर्सेज आती हैं, लेकिन इनका एक्चुअली जो होता है इनको हम मूवमेंट्स बोलते हैं. यानी कि हम कहते तो पी डैश फोर्सेज हैं, लेकिन जो ये पी डैश के यूनिट्स होंगे वो मूवमेंट्स के यूनिट सिमिलर होंगे. ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कैसे. इसी तरीके से इसके बाद हम लोग निकालेंगे पी फोर्सेज ड्यू टू एक्सटर्नल लोड. उसी तरीके से उसके बाद निकालेंगे हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स को कैसे डेवलप करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये फाइनली स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्मूला लगाएंगे और अपने डिस्प्लेसमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो फाइनली डेल्टा का फॉर्मूला लगा के के इनवर्स पी माइनस पी डैश की मदद से डिस्प्लेसमेंट्स निकालेंगे, और फिर हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगा के अपना फाइनल मूवमेंट्स निकालेंगे. जैसे ही फाइनल मूवमेंट्स आ जाएंगे हम लोग अपनी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं. देखिए, इस प्रॉब्लम की बात करते हैं. तो इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि कॉन्टिन्यूस बीम को सॉल्व करना है आप लोगों ने स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की मदद से. तो देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट. तो पहला स्टेप हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना. तो हमें पता है रोलर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, इसके लिए भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, लेकिन फिक्स के लिए कितना होता है, 0. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा हमारा 2. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, रिडंडेंट को चूज करना है और कोऑर्डिनेट असाइन करना है. आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो इसमें आप लोग कभी भी कोऑर्डिनेट फिक्स्ड एंड वाला कंसिडर नहीं करेंगे. आप हमेशा कौन सा कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे, हिंज या रोलर. तो इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट जो असाइन करना है वो कौन सा करना है, रोलर. तो इसलिए मैंने पहला कोऑर्डिनेट इसको दे दिया. देखिए, जब पहला कोऑर्डिनेट इसको दिया तो दूसरा कोऑर्डिनेट उसके कॉन्जिक्यूटिव वाले को ही देना पड़ता है, यानी कि इसके साथ वाले को ही देना पड़ेगा. इसलिए मैंने दोनों कोऑर्डिनेट साथ साथ में कंसिडर किए. तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में आपने फिक्स सपोर्ट को कभी भी कोऑर्डिनेट कंसिडर नहीं करना. ठीक है, वो आपका कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, यानी कि रिडंडेंट कभी भी इस सपोर्ट को चूज नहीं किया जाएगा. हमेशा किसको किया जाएगा, रोलर या हिंज सपोर्ट को. और ये जो भी सपोर्ट्स को आप रिडंडेंट चूज करेंगे वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होगी, जैसे कि मैंने चूज की है. ठीक है, इसी तरीके से आप लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, जॉइंट को लॉक करेंगे. लॉक द जॉइंट मतलब कि आपने ये मान लिया कि सारी सपोर्ट्स अब आपकी क्या करेंगी, फिक्स्ड की तरह बिहेव करेंगी. जब फिक्स्ड की तरह बिहेव करेंगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना पड़ेगा. यानी कि ये मानना पड़ेगा ए और बी दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स, और इसके सेंटर पे लोड लग रहा है, तो हमें पता है दोनों एंड्स पे क्या जनरेट होगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट, और उनकी वैल्यूज क्या होंगी, माइनस डब्ल्यू एल बैट प्लस डब्ल्यू एट बे. सॉल्व करके हमारे आंसर आ जाएंगे. इसी तरीके से बी और सी को भी फिक्स सपोर्ट कंसिडर करेंगे और अपने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा. फिर इसी तरीके से हम लोग स्टेप 4 में निकालेंगे पी डैश फोर्सेज. देखिए, पी डैश फोर्सेज मैंने आपको पहले बोला, कहते हैं इसमें हम पी डैश फोर्सेज हैं, लेकिन ये होते क्या एक्चुअली, मोमेंट्स. यानी कि जब भी आपने जॉइंट को लॉक किया तो उसकी वजह से एक जॉइंट के ऊपर टोटल कितना मोमेंट जनरेट हुआ उसकी वैल्यूज को बोलते हैं हम लोग पी डैश फोर्सेज. यानी कि आप पहला कोऑर्डिनेट देखिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए. तो ए कोऑर्डिनेट को जब आपने लॉक किया तो यहां पे टोटल फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना जनरेट हुआ, सिर्फ एम ए बी. देख सकते हैं एम ए बी. तो इसीलिए पी डैश 1 की वैल्यू क्या रहेगी, एम ए बी. पी डैश हमेशा उतने ही होंगे जितने आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे. 2 कोऑर्डिनेट्स तो उनकी वैल्यूज भी कितनी होंगी, 2. और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे आप क्या निकालेंगे, फिक्स्ड एंड की वैल्यूज. ठीक है, मैं बता चुका हूं पी डैश क्या है.
इसी तरीके से P2 डैश देखिए, 2 मतलब यानी कि B कोऑर्डिनेट, तो B कोऑर्डिनेट को जब लॉक किया था तो दोनों तरफ फ्रिक्शन मोमेंट कितना जनरेट हुआ था, MBA और MBC। तो MBA की वैल्यू ये रही, MBC की वैल्यू ये रही, ठीक है, ये रही, ठीक है। दोनों को हम प्लस करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -42.5 किलो न्यूटन मीटर। देखिए बोलते हैं फोर्सेज है, लेकिन आप यूनिट्स को ध्यान से देखिए, ये यूनिट्स क्या है आपके, किलो न्यूटन मीटर यानी कि मूवमेंट्स वाले। इसी तरीके से अब हम लोग निकालते हैं P फोर्सेज। P फोर्सेज होती हैं हमारी एक्सटर्नल लोड की वजह से। देखिए एक्सटर्नल लोड कहने का मतलब क्या, कि जब हमने यहाँ पे जॉइंट्स को लॉक किया ए और बी को, तो उसके बाद हमें सिर्फ स्पैन पे ही लोड दिखाई दे रहा है, क्या हमें कोई सपोर्ट के ऊपर एडिशनल मूवमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि यहाँ पे P1 और P2 क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है, P1 P2 क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, यानी कि इस सपोर्ट पे आपका एक ओवरहैंग होता है, मान लीजिए 10 और ये होता है 2 मीटर का, तो इस सपोर्ट के ऊपर यानी कि इस कोऑर्डिनेट के ऊपर एक P फोर्स जनरेट हो जाता, जिसको हम लोग बोलते P1, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में डिटेल में जानेंगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अभी के लिए फिलहाल इतना समझिएगा कि P1 P2 कैसे निकाले जाते हैं एक्सटर्नल लोड की वजह से, ठीक है, जो स्पैन पे नहीं गिर रहा, जो अदर देन द स्पैन मूवमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स को डेवलप करना। तो देखिए यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट थे, तो K भी 2/2 निकलेगा यहाँ, तो इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं पहला कॉलम जनरेट कर रहा है तो हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा कोऑर्डिनेट 1। तो दे सकते हैं ABC, ये 3 मीटर था, ये 4 मीटर था, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, यूनिट कोऑर्डिनेट दिया, यानी कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया। अब यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के कारण आपको पता है ये बीम कुछ आपका इस तरीके से बैठेगा, ठीक है। जब इस तरीके से बीम आपका बैठेगा तो एक स्लोप यहाँ पे ऐसे जनरेट होगा, एक स्लोप यहाँ पे ऐसे जनरेट होगा। इस स्लोप की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्या, कि 1 पे डिस्प्लेसमेंट दिया और 1 पे ही स्लोप जनरेट हो गया। इसी तरीके से इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, कि जब 1 पे स्लोप दिया तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जनरेट हुई, 2 पे, क्योंकि बी कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 2। अब आप लोगों ने याद रखना है 1 पे जब भी आप डिस्प्लेसमेंट दें और आप 1 पे ही इफेक्ट चेक करें तो उस पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी 4EI/L। L किसका होगा, AB का, क्योंकि इसी के अंदर आपका स्लोप जनरेट हुआ है। इसी तरीके से जब आपने 1 पे रोटेशन दिया तो 2 पे भी कोऑर्डिनेट पे भी स्लोप जनरेट हुआ है, लेकिन उस स्लोप की वैल्यू होती है आपकी 2EI/L, यानी कि 2EI/3, ठीक है। L क्या होगा, AB की लेंथ, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड कॉलम मैट्रिक्स का डेवलप करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट 2 के ऊपर। तो ये पॉइंट था आपका A, ये पॉइंट था आपका B और ये पॉइंट है आपका C। अब देखिए जब यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाया तो ये वाला स्पैन कुछ इस तरीके से बैठेगा, लेकिन सी सपोर्ट पे क्या है, फिक्स्ड, और फिक्स पे स्लोप 0 होता है, यानी कि कुछ पहले ही क्या हो जाएगा, 0, इस तरीके से। इसी तरीके से जब ये घूम के आएगा तो AB को दोबारा उठाएगा, तो यानी कि इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें जरा ध्यान से, इसमें एक स्लोप यहाँ पे भी जनरेट हुआ है, एक स्लोप यहाँ पे भी जनरेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई जनरेट नहीं हुआ। एक स्लोप यहाँ पे भी जनरेट हुआ है। अब देखिए ये स्लोप क्या होगा, 2 पे डिस्प्लेसमेंट देने के कारण 2 पे इफेक्ट, ये स्लोप भी क्या होगा, 2 पे देने के कारण 2 पे ही इफेक्ट, क्योंकि बी कोऑर्डिनेट 2 था। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पे देने के कारण 1 पे इफेक्ट। अब देख लीजिए 2 पे देने के कारण 1 पे जो इफेक्ट होता है उसको फॉर्मूले को बोलते हैं 2EI/L, यानी कि जिस पे आपने डिस्प्लेसमेंट दिया और इफेक्ट दूसरे पे चेक कर रहे हो तो वहां फॉर्मूला होता है 2EI/L, और जिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया उसी पे चेक कर रहे हो तो फॉर्मूला होता है 4EI/L। देखिए इस बार स्लोप BC में भी जनरेट हुआ है, स्लोप BA में भी जनरेट हुआ है, तो इसलिए दोनों का हमें 4EI/L लेना पड़ेगा। लेकिन इस केस में स्लोप सिर्फ इस पे देने के कारण सिर्फ AB पे जनरेट हुआ था, तो यहीं पे चेक कर रहे थे इसलिए 4EI/L लगाया, यहां चेक कर रहे थे तो यहाँ पे 2EI/L लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ लगाएंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे K का वैल्यू निकल गया हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लगाएंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्मूला, जो इस तरीके से होता है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा K आ गया, K की पावर -1 P - P डैश। जब सॉल्व करेंगे हमारा EI कॉमन लेंगे तो इनवर्स था 1/EI बन जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हम मैट्रिक्स को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इस तरीके से, कुछ सॉल्व करके आप। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई Δ1 और Δ2 की, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया तो ये Δ1 Δ2 की फाइनली वैल्यूज आ गई हमारी इस तरीके से, ठीक है। अब Δ1 की बात करते हैं। तो देखिए Δ1 क्या माना था हमने, डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट A, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी यानी कि रोटेशन कोऑर्डिनेट है, और रोटेशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्लोप। तो यानी कि हमें Δ1 किसके बराबर मिला, स्लोप एट A। इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था, डिस्प्लेसमेंट एट 2, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि रोटेशन कोऑर्डिनेट माना है, तो यहाँ पे भी क्या मिली हमें, स्लोप मिली, यानी कि थीटा B। तो Δ2 क्या बता रहा है, थीटा B, और Δ1 क्या बता रहा है, थीटा A। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल मूवमेंट्स। फाइनल मूवमेंट्स निकालने के लिए हम स्लोप इक्वेशन लगाएंगे। तो पहले हम लोग लगाएंगे AB स्पैन के लिए, AB स्पैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा इसका है MAB बार प्लस 2EIAB LAB 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बेल, ठीक है, इस तरीके से। अब MAB बार होगा फिक्स्ड मूवमेंट जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या वैल्यू है, -37.5 डालेंगे इस तरीके से। EI का वैल्यू डालेंगे, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितना है इसका, 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू डालेंगे। थीटा A निकाल चुके हैं 22.2, थीटा B 11.9, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो MAB फाइनली क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से MBA सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा
एम बी सी सॉल्व करेंगे तो बी सी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, सी पे बात करेंगे यानी कि थीटा सी, स्लोप एट सी, तो ये क्या है आपका सी एंड। अब आप लोगों ने याद रखना है कि सी एंड यानी कि आपका फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड के ऊपर आपका स्लोप भी जीरो होता है, डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। इसलिए यहां पे आप बोल दोगे कि एट फिक्स्ड एंड स्लोप इज जीरो, यानी कि थीटा सी का वैल्यू यहां कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब सॉल्व करोगे आपका एमबीसी पे आ जाएगा। एक चीज आप नोट याद रखेगा हमेशा, जितना एमबीए होगा उतना ही एमबीसी होगा, लेकिन साइन ऑपोजिट होगा, क्योंकि एक जॉइंट के ऊपर नेट मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए एमसीबी को सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए डेल्टा यहाँ पे जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेल्टा होता है सिंकिंग का इफेक्ट, यहाँ पे सिंकिंग कुछ था नहीं, तो इसलिए डेल्टा हर केस में मैंने यहाँ पे जीरो कंसिडर किया है, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करेंगे इस तरीके से हो जाएगा। स्टेप 9 होगा हमारी बीएमडी, ठीक है। अब हम लोग बीएमडी बनाएंगे। देखिए तो बीएमडी बनाने से पहले आप लोग चेक करेंगे कि इसकी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी। देखिए एबी स्पैन के ऊपर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड की वजह से क्या बनती है, ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का मैक्सिमम मोमेंट कितना होता है, WL/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो W आपका कितना है, W आपका है 100, L है आपका 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा फाइनली 75, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 75। इसी तरीके से जब आप BC की बात करेंगे तो BC पे आपका क्या गिर रहा है, यूडीएल, तो यूडीएल की वजह से बनता है आपका पैराबोला, और इसका मैक्सिमम मोमेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है WL²/8, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप WL²/8 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 × 4²/8, तो ये आंसर सॉल्व करके आएगा आपका 120, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 120, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास निकल गई WL²/8 सॉल्व करके 120, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए किस तरीके से आगे बेंडिंग मोमेंट बनाना है। देखिए बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए मैं ए पॉइंट चेक करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे आपका MAB क्या है, MAB क्या है, जीरो, तो देखिए जीरो यानी कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से देखिए MBA क्या है आपका +68, तो अब B पे खड़े हो जाइए, प्लस यानी कि क्लॉक, तो अब B पे क्लॉक की तरफ घुमाइए, ठीक है। जब उसको क्लॉक की तरफ घुमाएंगे तो अब BA को घुमाएंगे, BC को नहीं, BA को, तो क्लॉक की तरफ घुमाएंगे तो BA को धक्का कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि आपने यहाँ पे कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ। 68 जाना है तो 75 से कम कम जाना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 68, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे एमबीसी क्या, -68, यानी कि आपको दोबारा से क्या करना है, बी पे खड़े हो जाना है। आप जब दोबारा बी पे खड़े होंगे और आपको जाना है -68, तो आपको एंटी क्लॉक जाना है। जब एंटी क्लॉक जाएंगे तो आपको बीए को नहीं घुमाना है, आपको किसको घुमाना है, बीसी को, तो बीसी को भी धक्का कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार। जब आप लोगों ने यहाँ पे बी पे खड़े हो गए तो आपने यहाँ पे एमबीसी कितना, माइनस में एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक जाओगे, आपने बीए को नहीं चेक करना, आपने बीसी को देखना है, तो बीसी को धक्का दोबारा कहाँ मिल रहा है, ऊपर, तो आपने डायग्राम ऑलरेडी ऊपर बनाया तो ऊपर ही बनेगा। इसी तरीके से आप चेक कीजिए एमसीबी क्या, +86, तो सी पे खड़े हो जाइए, प्लस यानी कि क्लॉक, तो घुमाइए, सीबी को धक्का कहाँ मिल रहा है, ऊपर, तो आपने कितना ऊपर चले जाना है, आपने ऊपर जाना है कितना, 86, तो ये चलेगी आप ऊपर 86, तो फाइनली आपने ज्वाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी आपकी प्लस की, ये आ जाएगी माइनस की, ये माइनस की, आपकी प्लस की, और ये फाइनली माइनस की, ठीक है। तो ये आपकी बीएमडी बन जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये ऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट्स आप लोग जब निकालेंगे तो आपका, तो ये आपके ऑर्डिनेट्स होंगे 41 और 43, तो फाइनली आपका सॉल्व हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।